तो बनारस का सफ़र सिर्फ गलियों का नहीं है, यह है गहराई का सफ़र, जहाँ हर मोहल्ले के कोने में एक कहानी छुपी है और उस कहानी को तोड़ने के बजाय उसे संभालने की कोशिश हो रही है। क्या आप बनारस गए हैं या आपके पास कोई यादगार कहानी है किसी घाट, गली या मंदिर से जुड़ी हुई? Hello everyone, we are back with the third episode of विकास, विरासत और वाराणसी। My name is Umang. I'm दिव्या। अगर आप हमारे पहले 2 एपिसोड्स को देख चुके हैं तो वेलकम अगेन, और अगर आप नए हैं तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने वाराणसी के विकास के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे वाराणसी के विरासत के बारे में। एब्सोल्युटली। एक तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, घाट की सफाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, और दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या इस डेवलपमेंट के बीच वाराणसी की सोल जिंदा रह पाएगी? चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बात बताना चाहूँगा कि वाराणसी सिर्फ एक रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं है। काफ़ी लोग का मानना है और ये सच भी है कि वाराणसी एक लिविंग हेरिटेज है। यहाँ के घाट, यहाँ की गलियाँ, ये पूरा शहर, यहाँ के लोग, हर एक चीज़ अपनी अपनी कहानी बताती है। इसलिए तो इतने सारे स्टोरी टेलर्स वाराणसी आते हैं अपनी कहानियां बताने के लिए, दर्शाने के लिए। चलिए पहले ये समझते हैं कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पिछले एपिसोड में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही थी, जो काफी बड़ा इनिशिएटिव है। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा के बीच एक डायरेक्ट, क्लीन और स्पेशियस पाथ बनाया गया है। जी, तो इस कॉरिडोर के तहत पुराने जो कंजस्टेड एरियाज थे उन्हें रीडेवलपमेंट किया गया और साथ ही 300 से भी अधिक, 300 के आसपास कुछ पुराने हेरिटेज लोकेशंस थे, प्रॉपर्टीज़ थी, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उन बिल्डिंग्स को रीडेवलप भी किया गया, रिस्टोर किया गया। और कुछ ऐसी टेम्पल्स भी थे जो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर छुपे हुए थे, उन्हें भी हाईलाइट करने का काम हुआ है। That's incredible, especially for historical students. जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेवलपमेंट के दौरान हिस्टोरियंस और कॉन्जर्वेशनलिस्ट को इन्वॉल्व किया गया। मतलब जब कोई पुराना मंदिर या हवेली मिला तो उसकी आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई। जी दिव्या, वैसे ये प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था और इसके अंतर्गत 55,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा एरिया को रीडेवलप किया गया है। और ख़ास बात यह है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कंस्ट्रक्शन से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे और मैपिंग भी की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जब लैंड एक्विजिशन हुआ तो करीब 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिकॉर्ड किया गया। उनमें से ओवर 40 एंशिएंट टेम्पल्स जो कि प्राइवेट हाउसेस के अंदर छुपे थे, उनको रीडिस्कवर किया गया और अब उन्हें पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन कर दिया गया है। और हाँ दिव्या, इन मंदिरों की अगर हम बात करें तो ये मंदिर सारे 7वीं से 12वीं सदी यानी 7th to 12th सेंचुरी के बीच के हैं। और जैसे कि रानी भवानी मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर, साथ ही जौ विनायक मंदिर, इनका स्टोन रिस्टोरेशन का जो पूरा काम हुआ है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर कोलैबोरेट कर इस पूरे रिस्टोरेशन काम को हाथ में लिया था। और अब हम ले चलते हैं आपको घाट की तरफ। वाराणसी के घाट सिर्फ रिलीजियस जगह नहीं है, ये एक लिविंग हेरिटेज है। गंगा रिवरफ्रंट रीडेवलपमेंट के तहत 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट जैसे जगहों की सफाई, फ्लोरिंग और ड्रेनेज सिस्टम मॉडर्नाइज किया गया, बिना उनकी ओरिजिनल एस्थेटिक्स को डैमेज किए। करेक्ट। इसका एक और एक्सीलेंट एग्जाम्पल है द गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत ये पहले भी था वैसे, लेकिन क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत घाट की सफाई और सीवर लाइन का जो मेंटेनेंस का जो पूरा काम होता है, सीवर लाइन मैनेजमेंट, उस पर ज़्यादा फोकस है। और आज ये खुशी की बात है कि आज घाट पे ओपन डेफिकेशन बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है और साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स भी काफ़ी मेंटेन हो रहे हैं, काफ़ी क्लीन रह रहे हैं। गंगा जी काफ़ी खुश हो जाएंगे। जी। नमामि गंगे मिशन, जिसका एम है गंगा को साफ करना और घाट्स को रीजुवेनेट करना।
इसमें नॉट जस्ट क्लीनिंग बट स्टोन रिपेयरिंग, रेलिंग रिप्लेसमेंट और लाइटिंग का भी काम हुआ है। और अगर हाँ दिव्या, मैं इस बारे में एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपको और हमारे दर्शकों को बताऊं तो जो चौका घाट संकट मोचन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के दौरान जो ये एक्सकेवेशन हुआ उसमें काफ़ी प्राचीन शिवलिंग भी मिले, साथ ही कुछ हिस्टोरिकल टेम्पल फ्रैगमेंट्स भी मिले और इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक अलग से इनका एक इंटरप्रिटेशन जोन, इसका भी एक निर्माण अलग से हुआ है। इसीलिए टेम्पल टाउन्स की एनर्जी की बात ही अलग है। मुझे ये भी याद है कि हेरिटेज साइनेज भी इंस्टॉल किए गए हैं जहां विजिटर्स को टेम्पल्स और लैंडमार्क्स के बारे में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बिल्कुल। तो यानी 100 बातों की एक बात, वाराणसी के डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे विजनरी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स यहाँ शुरू हुई है और वाराणसी के हेरिटेज को बरकरार रखते हुए ये सारे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स को साथ ही साथ डेवलपमेंट में लाया जा रहा है, ताकि जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया कि मॉडर्निटी के साथ साथ बनारस की जो असली पहचान है वो भी बरकरार है। तो बनारस अब हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्निटी का भी प्रतीक बन चुका है। यस। वैसे अब तक तो हमने देखा कि बिल्डिंग्स और घाट का जो फिजिकल रेस्टोरेशन है वो किस तरह से हो रहा था, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाना ही काफ़ी नहीं होता दिव्या। हम सब जानते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, खासकर हमारे आर्टिसंस, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कल्चर को ज़िंदा रखने वाले आर्टिस्ट, इनको साथ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। वाराणसी में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है वो ये है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में लोकल आर्टिसंस, प्रीस्ट्स और हेरिटेज एक्सपर्ट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया गया है। उनके वॉइसेस को सुना गया है, उनकी नॉलेज को यूज किया गया है। इंटेंजिबल हेरिटेज जो होता है, जैसे बनारसी म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म्स और इवन बनारसी साड़ी वीविंग क्लस्टर्स, बनारसी साड़ी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उन पे भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस और भी काफ़ी सारे ज़रिए, जैसे कि जीआई टैगिंग। जीआई टैगिंग बहुत ज़रूरी ज़रिया है जिससे लोकल कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा विश्व भर में प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जी। इस प्रोजेक्ट में जब पुराने मंदिर मिल रहे थे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन और रिचुअल रिस्टोरेशन में लोकल पंडित और स्कॉलर्स का रोल था। उनसे पूछा गया कि कौन सा मंदिर किस देवता का है, क्या उसकी परंपरा थी और कैसे उसका पुनरुद्धार हो सकता है। वैसे जब हम मंदिरों की बात करें दिव्या, तो आपको पता होगा कि कुछ टेम्पल्स के लिए लोकली ट्रेन्ड स्टोन कारीगर्स को ही हायर किया गया था और साथ ही बनारस के पास जो गांव हैं आसपास के, सिर्फ बनारस शहर नहीं, आसपास के गांव के भी काफ़ी सारे वर्कर्स और आर्टिसंस को इन सारे कामों में एक्टिव किया गया, इनको एम्पावर किया गया। वैसे ये लोग सैंडस्टोन और एंशिएंट कार्विंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट्स होते हैं जो सदियों से ये काम करते हैं और वही काम अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो रहा है। वही तो। एक और एग्जांपल है बनारसी साड़ी वीवर्स। आप कह रहे थे ना, बनारसी साड़ियाँ जो मशहूर हैं, स्पेशली अमंग्स वुमेन इन दिस कंट्री। उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है थ्रू वीविंग सर्विस सेंटर्स और जीआई टैगिंग अवेयरनेस ड्राइव्स। लोकल आर्टिजन्स के लिए ये वर्कशॉप्स, डिजाइन इनोवेशन प्रोग्राम्स और क्राफ्ट बाजार भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जहां वो अपने काम को सीधे बायर्स तक ले जा सकते हैं। यस। तो हमने जिस कोलैबोरेशन की बात की दिव्या, वो सिर्फ एक इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन नहीं है, ये कल्चरल कोलैबोरेशन भी है। हम देखते हैं जब कोई एक लोकल आर्टिसन अपनी कला का, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करता है, या फिर जब कोई लोकल पंडित अपने मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा के बारे में लोगों को बताता है, उसमें शामिल होने का उसे जब मौका मिलता है उन्हें, तो उनका सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनके रूट्स, बनारस का सोल जैसे हम कह रहे हैं। जी जी जी। इंटक के बारे में तो बात करना हम भूल ही गए। यस। एक और अच्छी इनिशिएटिव है इंटक, यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, और इन हेरिटेज ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप्स। इन ग्रुप्स ने मैपिंग, डॉक्यूमेंटेशन और अवेयरनेस ड्राइव्स में भी हेल्प किया, जैसे कि हेरिटेज वॉक्स, स्कूल वर्कशॉप्स और घाट स्टोरी टेलिंग टूर्स। यस दिव्या, हमने बात की कल्चरल कोलैबोरेशन की, तो जाहिर है अब कल्चरल कोलैबोरेशन के इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात होगी टूरिज्म की। बनारस तो हमेशा टूरिस्ट हॉटस्पॉट रहा है, स्पिरिचुअल टूरिस्ट हो या कल्चरल एक्सप्लोरर्स। लेकिन सवाल ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे
ये सब कमर्शियल तो नहीं हो रहा? वेरी गुड पॉइंट। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता ही होगा। हमें जो ज़रूरी चीज़ एक हमारे मन में रखनी है वो ये है कि वाराणसी के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनका उद्देश्य ये नहीं कि हम वाराणसी को एक थीम पार्क बना दें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो बात हुआ है कि हमें बनारस की असली रूह को बचाए रखना है। और टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक बनारसी जो टेस्ट है, बनारस शहर का जो फ्लेवर है, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भी रीडेवलपमेंट हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम घाट के रेस्टोरेशन या हेरिटेज वर्क्स का प्रमोशन। उनका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि स्पिरिचुअल ऑरा और हेरिटेज दोनों मेंटेन हो। जी, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का जो कॉरिडोर है वहाँ पे चौड़ी सड़कें बन गई है, वहाँ पे वाइड रोड्स बन गए हैं। क्राउड कंट्रोल उस वजह से इजी हो गया है। जो हमारे एल्डरली लोग हैं या फिर स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक्सेस भी काफ़ी आसान हो चुका है। लेकिन जो मंदिर की जो ओरिजिनल सैंक्टिटी है, जो उनका जो ओरिजिनल एक भाव है, उनका जो ओरिजिनल रिचुअल्स हैं वहाँ के और कस्टम्स हैं, उन्हें वैसे का वैसा ही रखा गया है, उन्हें नहीं छेड़ा गया है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मल्टीलिंग्विक साइनेज, गाइडेड टूर्स और क्लीन एक्सेसिबल घाट्स बनाए गए हैं। लेकिन कहीं भी फ्लैशी होर्डिंग्स या आर्टिफिशियल डेकोर या पॉप कल्चर ओवरलोड नहीं है। सब कुछ लोकल एस्थेटिक्स के अंदर ही है। जी, जब हम बात कर रहे हैं इन सारे इनिशिएटिव्स की, तो एक खास इनिशिएटिव जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है जो गंगा क्रूज़ टूरिज़्म। गंगा नदी के अंदर आप एक क्रूज़ का आनंद भी ले सकते हैं अपने फैमिली के साथ। अब इस हेरिटेज क्रूज़ को लेकर आप गंगा पे सनराइज़ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑन बोर्ड जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो बनारस के लोकल आर्टिस्ट आपके सामने पेश करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ के जो तबला वादक हैं, जो सितार वादक हैं, क्लासिकल डांस है। एक जो बात जो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि गायन, म्यूज़िक और डांस, इन तीनों के जो तीनों आर्ट फॉर्म्स हैं, उनके घराने बनारस शहर में और कोई दुनिया का शहर नहीं जहाँ पे ये तीनों घराने साथ में पाए जाते हैं। तो ये सारे लोकल आर्टिस्ट के थ्रू होता है, तो उनका रोज़गार तो बढ़ता ही है। और साथ ही जो टूरिस्ट हमारे आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट, उन्हें बनारस का जो असली एक्सपीरियंस है वो मिलता है। इसी वजह से टूरिज्म के साथ लोकल इकोनॉमी भी काफी बूस्ट हो रही है। बनारसी साड़ी सेलर्स, मिठाई वालाज, आर्टिजन्स, इवन बोटमैन, सबके पास अब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जा रही है। जी, और अब इस वजह से बनारस के जो लोकल यूथ जो हैं वो भी इस पूरे सिलसिले में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। कल्चरल टूरिज्म अब उनके लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन गई है। तो इस वजह से वहाँ का रोज़गार, खास करके जो यंग लोग हैं, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, उनमें भी बढ़ रहा है। सही कहा आपने। यहाँ का मॉडल ये नहीं है मास टूरिज्म इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ फोकस है मीनिंगफुल, माइंडफुल टूरिज्म। ऐसा टूरिज्म जो सीखने आए, सिर्फ सेल्फी लेने नहीं। एग्जैक्टली। और यही तो कल्चरल इंटीग्रिटी होती है कि इसका मतलब बाहर से लोग आएँ, लेकिन बनारस का असली रंग, उसकी असली आवाज़ और खुशबू वैसे का वैसा ही महसूस कर सकें। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने देखा एक ऐसा बनारस जो बदल भी रहा है और अपनी रूह को संभाल भी रहा है। एक शहर जहां नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं पर पुराने मंदिरों की घंटियां वैसे ही बजती है, जहां नए टूरिस्ट आ रहे हैं पर बोट वाले चचा भी वही कहानियां सुनाते हैं जो उनके दादाजी सुनाते थे। ये डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स की ही नहीं, ये एक नई सोच का विकास है। तो बनारस का सफर सिर्फ गलियों का नहीं है, ये है गहराई का सफर, जहाँ हर मोहल्ले के कोने में एक कहानी छुपी है और उस कहानी को तोड़ने के बजाय उसे संभालने की कोशिश हो रही है। क्या आप बनारस गए हैं या आपके पास कोई यादगार कहानी है किसी घाट, गली या मंदिर से जुड़ी हुई? तो हमसे जरूर शेयर करिए। टेल अस योर स्टोरी इन द कमेंट्स बिलो। और आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जरूर करें। और ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के यूट्यूब चैनल को। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द और जानते हैं वाराणसी के डेवलपमेंट का प्रभाव वाराणसी और उनके लोगों पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।